कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका को स्वीकार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि याचिका में लगाए गए आरोप गंभीर हैं, लेकिन यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को पहले रुख करना चाहिए हाई कोर्ट का। परमबीर सिंह की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पिछले फैसलों का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि आपने जिन पर आरोप लगाए हैं उन्हें यानी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया। तो आज के दिन कोर्ट में जो बड़े डेवलपमेंट हुए आपको वो हम इस वक्त दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट न जाने पर सवाल पूछा, इस पर जवाब ये दिया गया कि हाईकोर्ट मूव करेंगे। हालांकि ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में फैसले दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर माना, आरोपों को गंभीर माना, लेकिन ये भी सवाल पूछा कि अनिल देशमुख जिन पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें इस केस में पक्ष क्यों नहीं बनाया गया। अब देखना ही होगा कि यहां से अब आगे जब ये मामला हाईकोर्ट की तरफ जाता है तो फिर आगे तस्वीर कैसे बदलती है। लेकिन जबरदस्त हलचल का दिन महाराष्ट्र को लेकर ये रहा, क्योंकि आज सुबह राज्यपाल से बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र फडणवीस ने की। एक बार फिर उन्होंने अघाड़ी सरकार पर बड़े आरोप लगाए और दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट आप कोर्ट में देख रहे हैं, जहां परमबीर सिंह की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि आप हाईकोर्ट का पहले इस मामले में रुख कर सकते थे और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज आती। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, और मुंबई से विद्या हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, पहले आपका रुख करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर माना, लेकिन यह भी पूछा कि अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया और हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। क्या इस मामले में आगे हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इस मामले में आगे अब यही होना है कि हाईकोर्ट तो ये जा रहे हैं। परमबीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी ने ये साफ कहा कि उनके पास याचिका तैयार है, वो आधे एक घंटे में याचिका दायर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट को निर्देश दे दे कि कल इस मामले की सुनवाई हो जाए, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करेगा तब करेगा। लेकिन इस पूरे मामले से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि ये मामला जिसमें आरोपी तो बनाया गया, चिट्ठी तो लिखी गई, चिट्ठी में उनका सारा जिक्र है, लेकिन याचिका में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसा ही एक मामला तीरथ सिंह रावत के खिलाफ आया था। तीरथ सिंह रावत कह रहा हूं मैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ आया था, जिसमें वहां के हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच, त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी ऐसा ही आदेश दिया था, उस फैसले को, उस आदेश को पलट दिया था। उन्होंने कहा था कि जब जिसके नाम है, ना तो उनको पक्ष रखने का मौका मिला, ना उनको पक्षकार बनाया गया, अचानक धप्पा नहीं किया जा सकता है कानून में, तो लिहाजा इसमें भी कुछ ऐसा ही रहा। और कोर्ट ने कहा कि जिसके खिलाफ आप सारी चीजें कर रहे हैं, मुहिम चल रही, उसे पक्षकार तो बनाएं, उसे पक्ष रखने का मौका तो दें। आखिर कोर्ट नोटिस करेगा तो किसको करेगा। तो ऐसे में हाई कोर्ट में जो याचिका आ रही है उसमें उम्मीद की जा रही है कि उसमें अनिल देशमुख को भी पक्षकार बनाया जा सकेगा। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही अधिकार 226 के तहत हाईकोर्ट को है। पहले आप हाईकोर्ट जाएं। हम चाहते हैं कि जब भविष्य में कभी कोई भी अग्रीव पार्टी हमारे पास आए इस मामले को लेकर, तो हमारे पास हाईकोर्ट की फाइंडिंग्स रहे, हाईकोर्ट ने इसमें क्या सोचा है, वो सारी चीजें हमारे सामने रहे। ठीक है जी, लौटूंगी आपके पास संजय। हमारे साथ मुंबई से विद्या भी इस वक्त मौजूद है। विद्या, देखिए तस्वीर महाराष्ट्र में भी तेजी से बदल रही है। जो नए पुलिस कमिश्नर हैं वो भी मुलाकात के लिए पहुंचे हैं इस वक्त। अब बड़ा सवाल ये कि कल रात भी हमने देखा कि अनिल देशमुख जब मुख्यमंत्री से मिले तो थोक में ट्रांसफर्स हुए हैं, और अब जो डेवलपमेंट ये दिखाई दे रहा है उसके मद्देनजर महाराष्ट्र में अभी किस तरह की हलचल है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एमवीए सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भले ही बीजेपी जितनी भी मांगे कर ले, हम फिलहाल होम मिनिस्टर की जो कुर्सी है वो देने को तैयार नहीं है। हालांकि एमवीए के अंदर खुद भी काफी सारा मतभेद है। कांग्रेस खुद ही आवाज उठा रही है और मांग कर रही है कि कोर कमेटी की एमवीए की जो मीटिंग है वो होनी चाहिए इस मुद्दे पर। तो तमाम बातें अंदरूनी चल रही हैं, लेकिन दिखावा इस तरह से किया जा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी अपनी मांग रखते रहे, हम उनकी बात नहीं मांगेंगे। यहाँ तक कि अगर आपको याद हो, नवाब मलिक ने खुद ने कहा था कि नैतिक अधिकार ही नहीं है बीजेपी का, जब बीजेपी के आला नेताओं के खिलाफ, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ गुजरात के आईपीएस ऑफिसर ने जब एलिगेशंस लगाया था, तब उन्होंने तो उस मामले में कुछ नहीं किया था, ना चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए थे, ना होम मिनिस्टर। तो अभी वो किस हक से मांग रहे हैं? तो ये सब दलीलें एमवीए की तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन फिलहाल यही है कि इंतजार सबको परमबीर सिंह के पिटीशन का है। मैं बॉम्बे हाईकोर्ट में खड़ी हूँ, यहाँ पर थोड़ी ही देर में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई होनी है।
अब जी। इसके साथ ही आपको बता दूं, जयश्री पाटिल करके एक और जो एडवोकेट हैं जिन्होंने मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज किया था, उनकी याचिका ऑलरेडी आज आ गई है। 30 तारीख को उसकी सुनवाई है, जिसमें वो खुद भी मांग कर रही है कि जैसी होम वहाँ कोई और मिनिस्टर अपडेट होगा और विद्या, लौटेंगे आपके पास और जानकारी के लिए। संजय, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एंटिलिया केस और मुंबई पुलिस की वसूली कांड को लेकर आज बीजेपी और शिवसेना के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। राज्यपाल से मिलने गए बीजेपी नेताओं ने सत्ताधारी गठबंधन पर वसूली की रकम बंटवारे से लेकर आरोपियों को बचाने तक के आरोप मढ़े, तो पलटवार में शिवसेना भी पीछे नहीं रही। ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है, ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसके माध्यम से सीधी उंगलियां उठती है? वो कौन लोग हैं जो कन्वर्सेशन में आते हैं? वो कौन लोग हैं जिन तक माल पहुंचता है? वो कौन लोग हैं जो इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं? ऐसे लेटर का क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को पूरा पता होना चाहिए। और मैं ऐसे 10 लेटर दे सकता हूं जहां बीजेपी की सरकारें है और वहां के बड़े अधिकारी ने इस प्रकार से लेटर मुख्यमंत्री को लिखे है, तो ये लेटर बॉम्ब जो है वो ओम फुस हो गया। पुलिस महाराष्ट्र की हमारा सबसे बड़ी ताकत है और महाराष्ट्र का पुलिस हमारा स्वाभिमान है। एक दो अधिकारी कुछ गलतियां करते, उसके लिए पूरे पुलिस फोर्स को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है, इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी, क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है? इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। वैभव कृष्ण ने जो लेटर बॉम्ब उस वक्त योगी जी को लिखा था, उसमें तो पूरा रेड कार्ड दिया था उत्तर प्रदेश का, कौन से पोस्ट पर आने के लिए जो रैकेट चल रहा है वहाँ 7 या 8 सीनियर आईपीएस अधिकारी का 50 लाख से 1 करोड़ से ऊपर तक वो पूरा रेड कार्ड वैभव कृष्ण ने योगी जी को एक पत्र लिखकर दिया था। मुख्यमंत्री ये प्रमुख है, उन्होंने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि इस पर बात करना उनके लिए कठिन है। और अगर इस पर वो बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जांच करनी पड़ेगी, जांच के आदेश देने पड़ेंगे जो वो देना नहीं चाहते। अपनी सरकार को बचाने के लिए, हफ्ताखोरी को बचाने के लिए ये सारा मामला चल रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि संजय राउत तो कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है, उनकी बात को सरकार की बात तो नहीं माना जा सकता, वो कोई सरकारी थोड़ी है। और इसलिए सरकार की ओर से कौन बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री साहब खुद चाहते हैं प्रोब हो, जांच हो। अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री है वो खुद चाहते हैं जांच हो, चाहते हैं ना। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ये जांच अधिकारी नहीं बन सकता। अगर रिटायर कोई हाईकोर्ट जज हो या और कोई है, आप जाकर मुख्यमंत्री से बात तो करिए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने जाकर बात तो करनी चाहिए, कोई प्रस्ताव लेकर। जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है तब तक ऐसा कोई हम पर नहीं होगा। आरोपों के घेरे में आए महाराष्ट्र के गृह मंत्री वसूली कांड वाली बैठक को लेकर सफाई पर सफाई दिए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नए नए दस्तावेज निकालकर उनके और पवार के दावों की हवा निकालती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार,
पुलिस अफसरों की पोस्टिंग में दलाली और एंटीलिया जैसी हैरत अंगेज साजिश। महाराष्ट्र में ऐसे तूफानी माहौल में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। बीजेपी पूरे एक्शन में है। आज पूर्व सीएम फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी नेता राज्यपाल के पास उद्धव सरकार की शिकायतों का पुलिंदा लेकर पहुंचे। वहीं कल रात उद्धव ठाकरे ने आरोपों के घेरे में आए अपने गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ बैठक की। इससे महाराष्ट्र सरकार में भागीदार कांग्रेस ने अपने खेमे में रायशुमारी की। उद्धव और कांग्रेस की मुलाकात का मकसद वही मुद्दे थे जिनसे महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है, लेकिन मुलाकात में बात क्या हुई ये कोई बताने को तैयार नहीं। बहरहाल अनिल देशमुख अपनी सफाई में वीडियो पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने ऐसा ही एक बयान जारी किया। लेकिन आंकड़ों और दस्तावेजों की जंग में पवार और देशमुख बीजेपी से 19 पड़ रहे हैं। देशमुख सफाई बाद में दे पाते हैं, बीजेपी की खुफिया टीम कागज पहले निकाल लाती है। ऐसा ही एक कागज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो 15 फरवरी को देशमुख के एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए नागपुर से मुंबई सफर का है। इधर टिकट सामने आया, उधर बीजेपी ने शरद पवार के उस अंदाजे बयान को निशाना बना लिया जिसमें उन्होंने देशमुख की पैरवी की थी। 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। बीजेपी ने घेरा तो देशमुख भी सफाई को मजबूर हो गए। सामने आकर कहना पड़ा कि वो मुंबई में ही होम क्वारंटीन थे। नागपूर येथील माझ्या हॉस्पिटलमध्ये राहण्याच्या दरम्यान आणि मुंबईमधील माझ्या होम क्वारंटाईनच्या दरम्यान मी अनेकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका किंवा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालो। एक और कागज जो उद्धव सरकार को परेशान कर रहा है वो है पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की टॉप सीक्रेट चिट्ठी, जो अब सार्वजनिक हो गई है। पिछले साल लिखी गई इसी चिट्ठी से ट्रांसफर पोस्टिंग के दलाली रैकेट का खुलासा हुआ था, लेकिन गाज दलालों पर गिरने की बजाय रश्मि शुक्ला पर ही गिर गई। ये जो इंटरसेप्शंस किए नियम के अनुसार और रिपोर्ट जो तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार करना आपकी गलती है, क्योंकि इसमें जो लोग लिप्त हैं वे सारे के सारे लोग इसके कारण एक्सपोज होते हैं। हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी। उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। लेकिन जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो रश्मि शुक्ला इलीगली सारे नेताओं के फोन टैप कर रही थी, उसकी भी जानकारी सरकार के पास है। बात हुई थी एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मामले से। गाड़ी में धमाका भले ही ना हुआ हो, लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र की सियासत में इतने धमाके कर दिए हैं कि हर तरफ चिंधियां बिखरी नजर आ रही हैं। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।